नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र महतो की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल योगेंद्र महतो को पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह से ही योगेंद्र महतो बेचैनी महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी योगेंद्र महतो से मिलने के लिए पहुंचे हैं अस्पताल। मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको कि देखिए वो अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और इरफान अंसारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश सीधे पारस अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? फिलहाल योगेंद्र महतो की तबीयत कैसी है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है डॉक्टरों की तरफ से? क्या बताया जा रहा है कि क्या उन्हें बीमारी हुई थी? ओम प्रकाश, तो देखिए आपको बता दें कि सुबह से ही वो बेचैनी महसूस कर रहे थे और जब बेचैनी हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है और फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उनसे मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल वो अस्पताल में ही भर्ती नजर आ रही है और देखिए लाइव जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है इस वक्त, जहाँ इरफान अंसारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मिलने पहुंचे। योगेंद्र महतो की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। मंत्री योगेंद्र महतो की तबीयत अचानक से सुबह में बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल योगेंद्र महतो की क्या स्थिति है? डॉक्टरों की तरफ से क्या जानकारी साझा की गई है? उन्हें क्या हुआ था? जी, फिलहाल जो सीने में दर्द की शिकायत के बाद जो है मंत्री योगेंद्र महतो यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल उनकी जांच जो है वो चिकित्सकों के द्वारा इस वक्त की जा रही है। साफ तौर से बता दें कि जो अनईजी फील कर रहे थे, सीने में दर्द की शिकायत थी और इसे लेकर ही वो यहाँ पर पहुँचे थे। फिलहाल डॉक्टर उनकी जाँच कर रहे हैं। वहीं मौके पर अगर बात करें तो इरफान अंसारी और जो राजेश कच्छप और जो मंत्री सुदिव्य सोनू हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो जांच में जुटे हुए हैं और फिलहाल पूरी तरह से जो चिकित्सकीय जांच है वो किया जा रहा है। हालांकि जो स्थिति है वो अब नॉर्मल बताई जा रही है। बेहतर जो अब जो मंत्री हैं वो फील कर रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि तमाम रिपोर्ट्स आने के बाद ही तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएगी। हम सर तो यहाँ पर उनके पीएस ने भी ये जानकारी दी है कि फिलहाल जो मंत्री की स्थिति है वो पहले से बेहतर है और अब उन्हें चिकित्सकीय जांच में जरूर रखा गया, लेकिन जल्द ही जब तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके आधार पर उन्हें ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए सियासी गलियारे से आपको बड़ी खबर बताया, जहां आज रांची में हेमंत कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल पर मुहर लग सकती है। तो कैबिनेट में नई उत्पाद नीति का प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसके अलावा कई और बड़े मुद्दों पर कैबिनेट की आज मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटीज बिल 2025 राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और ये विधेयक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया है। इस बिल के माध्यम से राज्य में विश्वविद्यालयों की संरचना और संचालन में बदलाव किए जाएंगे। वहीं उत्पाद नीति के तहत सरकार खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में देने की तैयारी में है। आज शाम 4 बजे से झारखंड कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कि कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। खासतौर से बात करें तो यूनिवर्सिटी बिल के साथ साथ जो उत्पाद नीति है उस पर भी आज हो सकता है सरकार अहम फैसला ले और इस प्रस्ताव को भी पारित करे। बता दें कि राज्य में जो यूनिवर्सिटी बिल है उसे लेकर जो नीति है उसे बनाया गया है, जिसमें ये बातें हैं कि जो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन जो तमाम चीज़ें होती हैं हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है, उसे सेंट्रलाइज किया जाएगा ताकि एक जगह से ही तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑपरेट हो सके और उन पर तमाम चीज़ों पर मॉनिटरिंग की जा सके। इसे लेकर उसे सेंट्रलाइज करने की व्यवस्था की गई है और
पहले पूर्व में ऐसा होता था कि तमाम जो यूनिवर्सिटियां हैं वो अपने अपने फाइलों को तैयार कर, चाहे वो ट्रांसफ़र की हो, पोस्टिंग की हो, प्रमोशन की हो, उसे राजभवन तक ले जाते थे। लेकिन अब इन चीज़ों को सभी यूनिवर्सिटी को सेंट्रलाइज किया जाएगा ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साथ हो सके, तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग हो सके। तो वहीं उत्पाद नीति को लेकर भी सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। हो सकता है कि आज इस शराब नीति पर, ख़ासतौर से जो खुदरा शराब नीति है उस पर अहम प्रस्ताव जो है वो पारित हो सके, जिसके बाद 1 अगस्त से जो खुदरा व्यवसाय है शराब का वो निजी हाथों में जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर आज की नज़र रहेगी बैठक में, कैबिनेट बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव आते हैं और इन दोनों पर क्या मुहर लग पाती है या फिर नहीं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक होगी और इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के साथ कई अधिकारी भी शामिल होंगे। झारखंड के नए नीति आयोग की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल होने वाले हैं। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की ये बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ जो कई अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इस बैठक के बाद झारखंड के लिए नीति आयोग की जो ये बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात झारखंड में पानी की समस्या पर हो रही सियासत की करते हैं। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की घोर किल्लत हो गई है और इस मुद्दे पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। झारखंड सरकार का यह आरोप है कि केंद्र नल जल योजना की बकाया राशि नहीं दे रहा है, तो वहीं बीजेपी राज्य सरकार पर पैसा खर्च नहीं करने का आरोप लगा रही है। गांव हो या शहर, झारखंड में हर जगह पीने के पानी की किल्लत है। कहीं लोग नदी नाले का पानी पी रहे हैं तो कहीं लोग टैंकर के इंतजार में हाथ में बाल्टी लेकर घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर हैं। राज्य की बड़ी आबादी इस भीषण गर्मी में पीने के पानी के संकट से जूझ रही है। झारखंड सरकार का कहना है कि नल जल योजना का 6500 करोड़ रुपया केंद्र से नहीं मिला है, जिसके कारण गांव शहर हर जगह जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। झारखंड के लोग जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, दूर दराज गांव में रहते हैं, उनको कौन पानी पिलाएगा? केंद्र सरकार का ये योजना है। केंद्र सरकार इसमें जो बकाया उनका पैसा, हम कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगने नहीं जा रहे हैं, उनका बकाया पैसा है 6500 करोड़ रुपया, वो तो हमको दे दे। बस इतनी से तो बात है, भीख तो हम लोग मांगते नहीं हैं। सत्ता पक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड सरकार योजना मद की राशि खर्च नहीं कर पाई, जिसके कारण उसके हिस्से की राशि नहीं मिल पा रही है। तो इस सरकार का एक समय जो प्रदर्शन था वो हर घर में नल से जल योजना में सबसे निचले पायदान पे था। झारखंड जो केंद्र से पैसा पहले मिला था उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहा था, यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भेज रहा था। केंद्र सरकार का नॉर्म है, जब तक आप पुराने किस्तों के खर्च का विवरण नहीं देते, नया किस्त का रिलीज नहीं किया जाता। तो सरकार पुराने जो अपने भ्रष्टाचार हैं उनका सारा डिटेल दे दे। बीजेपी जो भी तर्क दे, लेकिन झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री झारखंड के हिस्से की राशि के लिए 17 से 19 मई तक दिल्ली में डेरा डालेंगे। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब आपको सावधान करने वाली खबर की बात करेंगे। जामताड़ा में रास्ते के लिए जीपीएस मैप पर भरोसा करना 2 युवकों पर भारी पड़ गया। वीरग्राम बरबिंदिया में पुराने और क्षतिग्रस्त पुल से 2 युवक सीधे नदी में जा गिरे, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
बताया ये जा रहा है कि रात के अंधेरे में दोनों युवक मोबाइल लोकेशन देख करके दुमका से धनबाद जा रहे थे और इसी दौरान पुल पर चढ़ गए और हादसे के शिकार हो गए। दोनों युवकों को नाव के जरिए रेस्क्यू कर किनारे लाया गया। जानकारी मिलने पर पुलिस टीम को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और जिसके बाद एम्बुलेंस से दोनों को सदर अस्पताल भेजा गया। दोनों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। लोगों ने पुल पर चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। और देखिए, जीपीएस एक सटीक नेविगेशन प्रणाली है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये गलत जानकारी भी दे सकती है। आपको एक एक करके उन स्थितियों के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहला स्थिति है कि खराब सिग्नल रिसेप्शन, यानी कि बहुत घने जंगल, ऊंची इमारतों के पास या सुरंगों में जीपीएस सिग्नल को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। जीपीएस सिग्नल का नहीं मिलना भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि किसी कारण से जीपीएस सिग्नल में हस्तक्षेप या गड़बड़ी होती है तो ये गलत पोजीशनिंग कर सकता है। और इसके साथ ही तीसरा जो इसकी वजह है वो है सीमांत पोजीशनिंग सटीकता, यानी कि जीपीएस की सटीकता हमेशा सटीक नहीं होती है। कुछ स्थितियों में या कुछ मीटर तक भी गलत हो सकती है। इसके साथ ही जीपीएस स्प्रूफर का उपयोग, कुछ लोग जीपीएस स्प्रूफर नामक उपकरणों का उपयोग करते हैं जो जीपीएस सिग्नल को धोखा देते हैं और गलत पोजीशनिंग दिखाते हैं। इसके साथ ही वायुमंडलीय स्थितियां, वायुमंडल में मौजूद कणों और नमी से भी जीपीएस सिग्नल पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे गलत पोजीशनिंग हो सकती है। तो कि कुछ सावधानियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं किस किस वजह से इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। उपग्रह ज्यामिति, उपग्रहों की स्थिति भी जीपीएस की सटीकता को प्रभावित कर सकती है। यदि उपग्रहों की स्थिति सही नहीं है तो ये गलत पोजीशनिंग कर सकती है। और इसके साथ ही जीपीएस का उपयोग करते समय अगर आप ध्यान भटकाने वाले कार्यों में व्यस्त हैं, जैसे कि फोन पर आप बात कर रहे हैं या गाड़ी चलाते समय अन्य काम में आप ध्यान लगाए हुए हैं, तो इससे भी दुर्घटना हो सकती है। तो कुछ जो सावधानियां हैं वो आपको भी बरतनी होंगी। और जीपीएस कई बार सही सिग्नल नहीं देता है तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीपीएस एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसकी सीमाओं को समझना भी महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे समझेंगे तो इस तरह की दुर्घटना से हम बच सकते हैं। तो देखिए, साइबर अपराधियों की खिलाफ अभियान में जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि नारायणपुर के रानीटाट से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। पकड़े गए साइबर अपराधी दिल्ली जल बोर्ड में बिल सुधार के नाम पर ठगी करते थे। महाराष्ट्र और ओडिशा के भी कई लोगों को इन लोगों ने ठगा था। और गिरफ्तार साइबर अपराधी रमेश मंडल, इसके साथ ही फुरकान अंसारी और प्रेम कुमार मंडल के पास से 10 मोबाइल, 12 सिम कार्ड और 1 एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। ये लोग दिल्ली जल बोर्ड के कस्टमर को उनके व्हाट्सएप नंबरों पर पहले नोटिस भेजते थे और उसके बाद जब कस्टमर कॉल करता था तो उसका आधार और मोबाइल नंबर मांगते थे। फिर ई वॉलेट के माध्यम से पैसे निकाल लेते थे। इसके अलावा बैंक का केवाईसी अपडेट करने के नाम पर भी ठगी करते थे। नारायणपुर थाना अंतर्गत रानीताड़ के पास से साइबर अपराध करते हुए साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है रमेश मंडल, फुरकान अंसारी और प्रेम कुमार मंडल। इनके विरुद्ध साइबर अपराध थाना कांड संख्या 37/25 भारतीय न्याय संहिता एवं आईटी एक्ट के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। इनके पास से कुल 10 मोबाइल, 12 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां देर रात अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर निगम और पुलिस की टीम ने सड़क के किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों के दुकान को तोड़ दिया है और इस कार्रवाई से शहर में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले गुस्से में नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई हुई है और कार्रवाई से भारी नुकसान भी हुआ है। संवाददाता ओम प्रकाश की एक खास रिपोर्ट देखिए।
रांची में देर रात नगर निगम और प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया गया। खास तौर से बात करें तो मोराबादी इलाके में ये अभियान चलाया गया, जहां देख सकते हैं जो दुकान है, फुटपाथ दुकानदार, जो सब्जी और फल विक्रेता, उन तमाम लोगों के सामान को किस तरह से तितर बितर किया गया। और इसे लेकर ही आज सुबह से ही जो भी यहाँ पर सब्जी व्यवसाय किया करते थे, छोटे छोटे दुकानदार, वो लोग इस वक्त यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। हम यहीं के वासी हैं और 15 साल से हम यहाँ दुकान लगा रहे हैं। आज तक हम लोग के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। फर्स्ट बार ये जो टीओपी का इंचार्ज है, हम लोग को बिना बताए, बिना नोटिस दिए और हम लोग का दुकान उठा लिया है, सबको उजाड़ के ले गया है। हम लोग का कम से कम 30-40 हजार का सामान था, एक एक पर्सन का। हटा रहा है तो औरत लोग को धक्का लगा रहा है, प्रशासन धक्का लगा दिया, हाथ उठा दिया है। और ये भी हम लोग का नहीं बोलता ना कि कल से दुकान नहीं लगाइएगा, अपना सामान ले जाइए। अगर हम आज मेरे से उठा के लेके मेरा पूंजी कहाँ से आएगा, कैसे हम दुकान लगाएंगे? उसके बाद जब तक नहीं देगा तब तक हम रोड नहीं छोड़ेंगे, हम यही जान दे देंगे। हम रोड छोड़ेंगे नहीं, रोड नहीं छोड़ेंगे। कई सामानों को जब्त भी किया गया है, जो इनके ठेले थे, तमाम चीज़ों को जब्त किया गया है और उसे जो निगम का स्टोर है वहाँ पर रखा गया है। और यही कारण है कि यहाँ के लोग आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि अगर इस मामले की उन्हें पूर्व में सूचना दी जाती तो वो खुद से इस चीज़ को हटा सकते थे, लेकिन प्रशासन ने आनन फानन में देर रात ये कार्रवाई की है और हो सकता है ये साजिश का हिस्सा हो, ऐसा आरोप लोगों का है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर अब गिरिडीह से है, जहां डुमरी में NH-19 पर कुलगो टोल प्लाजा के पास कंटेनर को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की तमाम कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सूचना देने के बाद भी दमकल की टीम समय रहते मौके पर नहीं पहुंची। कंटेनर में रेफ्रिजरेटर लोड था जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। देर से पहुंची दमकल की टीम को आग पर काबू पाने में पसीने छूट गए। दमकल की टीम के समय पर नहीं पहुंचने से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर डुमरी अनुमंडल में कोई अग्निशामक वाहन रहती तो ये घटना, ये जो आग लगी है, अभी आग नहीं लगती। इसको अग्निशामक वाहन की मदद से अभी तक हम लोग इस पर काबू पा लेते, लेकिन नहीं रहने के कारण से ये घटना तो घटित हुई। शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आपस में दो गाड़ियों का टक्कर हो गया था। और चलिए अब बात मौसम के मिजाज की करेंगे। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने लू को लेकर के अलर्ट जारी किया है। 17 मई तक भीषण गर्मी से राहत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। 18 मई से राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने इसकी आशंका जताई है और इसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 मई से राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गर्मी इस वक्त झारखंड में पड़ रही है। 17 मई तक भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल सकती है। सहित प्रदेश भर में गर्मी का प्रकोप इन दिनों जारी है। गर्मी से राहत फिलहाल 2 दिनों तक नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ राहत जो है वो 17, 18 और 19 तारीख को मिल सकती है, जहां पर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान में कमी आ सकती है। हालांकि आज मौसम जो है उसमें उमस काफ़ी है, लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। किस तरह की समस्या हो रही है? गर्मी सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी मतलब उमस वाली जो गर्मी होती है ना, एकदम चिड़चिड़ापन, जो बिहार में जो गर्मी देखा जाता है वो झारखंड में गर्मी आ गई है। झारखंड का मौसम ऐसा हुआ नहीं? झारखंड छोटी कश्मीर की वादियों से जाना जाता था। कश्मीर की वादियों से जाता था कि हल्की से अगर गर्म हुई तो शाम को बारिश होना ही था हम लोग की लाइफ में। जो हम लोग को देखा हुआ था कि अगर सुबह से दोपहर तक उमस हुई तो शाम को बारिश होना था, शाम को सुहाना मौसम हो जाया करता था। लेकिन अब तो मौसम ऐसा हो गया है कि समझो अपने आप में ही आग बरस रही हो।
तो कहा जा सकता है आम लोग भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह का मौसम पहले राजधानी में हुआ करता था, अब वो मौसम कहीं गुमसा हो गया है और जाहिर सी बात है इसका असर कहीं ना कहीं पर्यावरण है। बढ़ती आबादी है तो कंक्रीट के महल जो बन रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, वो इसका सबसे बड़ा कारण है जो कि राजधानी के मौसम में बदलाव आया है। तो बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा आज भले येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में फिलहाल 2 दिनों के बाद ही मौसम से कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और जमशेदपुर में लोग प्रचंड गर्मी से परेशान हैं। जहां एक और लोग घर में रहने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस के जवान कड़ी धूप में ड्यूटी निभा रहे हैं। इनको देखते हुए जमशेदपुर पुलिस और सामाजिक संस्था की ओर से सीसीआर परिसर में ट्रैफिक जवानों के बीच छतरी, घड़ी, तौलिया और ORS बांटा गया। छतरियाँ यानी कुछ अम्ब्रेला और एक हैट और एक तौलिया और इसके साथ साथ गॉगल्स, ये चीज़ें हम लोग सभी जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग तात्कालिक तौर पर ORS से कुछ पैकेट्स भी इनको अवेलेबल करा रहे हैं। और देखिए, भीषण गर्मी और लू के दौरान आग लगने की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन जामताड़ा जिले में फायर ब्रिगेड के पास बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ कर्मचारियों की घोर कमी भी है। जिले में मात्र 3 दमकल की गाड़ियां हैं। छोटी गाड़ियां दमकल की टीम के पास नहीं है। अब ऐसे में संकरे रास्ते में आग लगने पर रेस्क्यू मुश्किल हो जाता है। जिले में दमकल विभाग में कुल 18 पद है, लेकिन 7 लोगों की ही यहाँ पर पोस्टिंग है। हर जगह पूरे झारखंड में फायर सर्विस में कर्मचारी का बहुत ज्यादा अभाव है। मतलब मेन पावर बहुत कम है, बहाली का प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से बहुत ही कर्मचारी का कमी है। जहां 18 होना चाहिए वहां पर टोटल हम 7 हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ से खबर है, जहां पाकुड़ के हिरनपुर में बुधवार को स्कूल में छुट्टी के बाद एक छात्रा कमरे में ही रह गई। शिक्षक कमरे में ताला बंद करके चले गए। 20 मिनट के आसपास के लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी। लोगों ने मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल को इस बात की सूचना दी। फिर प्रिंसिपल स्कूल पहुंचे और कमरे का ताला खोल करके बच्ची को बाहर निकाला। लोग प्रिंसिपल और शिक्षक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में इस न्यूज़ 18 के माध्यम से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि ताला लगाने से पहले कमरे को चेक क्यों नहीं किया गया? बिना चेक किए कैसे ताला लगा दिया गया और शिक्षक वहां से चले भी गए? क्या लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी? ये तमाम में से सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। और चलिए अब आपको चतरा लेकर के चलते हैं, जहां पीडीएस डीलर ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मुलाकात की है। डीलर ने मशीन लिंक की तकनीकी समस्या को लेकर के ये मुलाकात की है और इनका ये आरोप है कि ई-पॉश मशीन का नेटवर्क बार बार बाधित होता है, जैसे कि राशन वितरण का काम प्रभावित होता है और साथ ही लाभुक भी राशन नहीं मिलने से नाराज दिख रहे हैं। डीलर्स ने प्रशासन से तकनीकी टीम भेजने और नेटवर्क में सुधार की मांग की है, ताकि राशन का वितरण सामान्य तरीके से किया जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।